जय हिंद प्यारे साथियों, मैं एएमएससी टाइगर आप सभी का अपने प्यारे से चैनल एएमएससी टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस चैप्टर का आप अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं तो आपको एग्जाम में 8 मार्क्स मिलेगा, 8 नंबर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अट्रैक्टिव चैप्टर है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम के हर सेट में, जो हर साल क्वेश्चन पेपर बनता है, उसके हर सेट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लास्ट तक आज आप बने रहेंगे और पूरे अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट का क्या किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जो हम लोग का चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर आपके सामने, जो चैप्टर में जो आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, नोट किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी कुछ प्योर क्वेश्चन है जो एकदम फिक्स है। जैसे अभी मैं आपको जैसे जैसे आगे क्लास में हम लोग आगे मूव करेंगे, वैसे सारा चीज़ हम क्लियर करते चलेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि वो ज्वाइंट करके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ज्वाइंट वाला जो क्वेश्चन होता है, किसको कहाँ पे ज्वाइंट करेगा, आई डोंट नो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को ही तो आपको समझना है और इस बात को समझने के लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को देखते हैं हमने कौन कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और इसमें कुछ क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो पोस्टमार्टम करेंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक को समझाएंगे। यानी पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं क्या चालक, अचालक एवं अर्धचालक को हम लोग क्या करेंगे, समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर से आप क्या समझते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, उसमें क्या अंतर होगा मेरे भाई, इस बात को आपको ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड तरंग एवं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सेट में मेरे भाई देखिएगा, कभी अर्ध तरंग देगा, हाफ रेक्टिफायर कभी क्वेश्चन में पूछेगा, कभी फुल रेक्टिफायर पूछेगा। यानी पीएन संधि डायोड की सहायता से अर्ध तरंग एवं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को क्या कीजिए, समझाइए एवं उसकी क्रिया विधि को लिखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब चौथा क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है, पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं, पीएन संधि डायोड का निर्माण हम कैसे करते हैं और पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्राभिनत और पश्च अभिनत यानी फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस में कैसे होगा, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है, आप इस चैप्टर को बस ओनली इस चैप्टर को भी पढ़ के जाते हैं तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके पास होने की संभावना मेरे भाइयों बढ़ जाएगी। आइए अब पहले क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं और पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले आप इस चारों क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिए। इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 करके मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ओके, नोट करिए एक बार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा। चालक, अचालक, अर्धचालक की परिभाषा हम 3 तरीके से दे सकते हैं। पहला, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो वो क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नगण्य होता है,
और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं मेरे भाई जिसमें धारा का प्रवाह किससे होगा, चालक से कम एवं अचालक से क्या होता है, अधिक होता है। ये तो रहा आपका व्यवहारिक परिभाषा। आप अगर कोई पूछता है कि तो एकदम सिंपल परिभाषा, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा डिफिनेशन चालक और अर्धचालक और अचालक का प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर होता है। प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को कैसे परिभाषित करते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता सबसे अधिकतम होती है और प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है। अचालक किसे कहते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिकतम एवं चालकता सबसे न्यूनतम होती है। वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, अचालक पदार्थ कहलाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। अब अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक से कम अचालक से अधिक, जबकि प्रतिरोधकता जो होगा वो चालक से अधिक एवं अचालक से क्या होती है, कम होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। अर्धचालक इंटरमीडिएट पार्ट होता है, यानी अर्धचालक की जो चालकता होगी वो किससे कम होगी, तो अर्धचालक की जो चालकता होगी चालक से कम होगी लेकिन अचालक से अधिक होगी। जबकि प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक से कहीं अधिक होती है और अचालक से क्या होती है, कम होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी इस बात को आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। इसको हम इसलिए बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, हमने बस आपको इसे समझा दिया है कि आपको डाउट ना हो। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमको एक्सप्लेन करना है ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक किसे कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस फिगर को क्या करना होगा, एक बार बनाना होगा। चलिए इस फिगर को आई होप आप बना लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इस फिगर को आराम से बना लीजिएगा। अब इसमें समझते हैं। पहला डिफिनीशन होगा चालक। क्या होगा, चालक। चालक किसे कहते हैं, चालक को हम कैसे परिभाषित करेंगे, चालक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड में, किसमें, चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो इस चालन बैंड में जो होता है, ये चालन बैंड जो दिख रहा है आपको, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। और चालन बैंड और इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड परस्पर अति व्यापित होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। यानी कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होगा, बराबर होगा। मेरे प्यारे भाइयों आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर कोई पूछेगा चालक किसे कहते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर उसको परिभाषित कीजिए, तो आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो बोलेंगे चालक वे पदार्थ होते हैं जिसके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं और चालन बैंड और संयोजी बैंड परस्पर अधिव्यापित होते हैं, यानी एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं और इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। ये हो गया आपका चालक का परिभाषा। चलिए मेरे भाई प्यारे विद्यार्थियों इसको नोट करेंगे तो क्या लिखेंगे, चालक में चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से
आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं, एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापित का मतलब ओवरलैप, यानी चालन बैंड का कुछ हिस्सा संयोजी बैंड में और संयोजी बैंड का कुछ हिस्सा चालन बैंड में ये होते हैं, अतिव्यापित होते हैं और इनके बीच किनके बीच, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच, और इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल, क्या बाबू, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी इनके बीच में ऊर्जा कितना होगा, तो यहाँ पे नोट में लिख लेंगे कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो एनर्जी गैप का वैल्यू होता है चालन बैंड में, चालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो होता है वो क्या होता है, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग एक बार अच्छे से क्या करेंगे, नोट करेंगे। एक बार और देखेंगे, अगर पूछता है कि चालक किसे कहते हैं, तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड में, किस बैंड में, चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे से अति व्यापित होते हैं और इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो चालक की परिभाषा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसको क्या करेंगे, आप अच्छे से नोट करिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अचालक। क्या है? अचालक। चालक को तो हमने परिभाषित किया, अब अचालक को परिभाषित करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका है किसका फिगर, अर्धचालक का। अर्धचालक को अब परिभाषित करेंगे, क्या होता है, अर्धचालक नहीं, ये फिगर है अचालक का। किसका फिगर है? अचालक। अचालक यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या होता है अचालक, ध्यान दीजिएगा। पहले अभी हम लोगों ने चालक को डिफाइन किया, अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं अचालक को। यानी अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड जो होते हैं पूर्णतः भरे होते हैं। संयोजी बैंड क्या होंगे, पूर्णतः भरे होंगे, और चालन बैंड पूर्णतः क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। और इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है बहुत ही क्या होता है मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होती है, और इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, वो क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी चालक में आपने पढ़ा कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड
चालन बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक रूप से भरे होते हैं और चालन बैंड और संयोजी बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं और इनके बीच में जो होता है, इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। लेकिन अचालक में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। किसमें? चालक में। लेकिन जस्ट इसी का इधर आएंगे, अचालक में क्या होता है कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं और चालन बैंड जो होते हैं वो पूर्णतः रिक्त होते हैं और इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको देखिए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। यानी कि चालक अचालक वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, पूर्णतः क्या होते हैं, भरे होते हैं। जबकि चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, क्या होते हैं, रिक्त होते हैं, पूर्णतः रिक्त होते हैं और इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, कितना होता है, नोट में लिख लेंगे। अचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, अचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान यानी एनर्जी गैप का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, अधिक होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा, अधिक होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं अचालक को डिफाइन करने में कि वे अचालक जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हों और चालन बैंड पूर्णतः क्या हो, रिक्त हो और इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा हो, क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे हों और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त हो और इनके बीच का जो एनर्जी गैप हो बहुत ही क्या हो, ज़्यादा हो, ये क्या कहलाएंगे, अचालक कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार आप क्या करेंगे, अच्छे से क्या करिएगा, नोट करिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको अच्छे से क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अगर आप अब यहाँ पे अगर आप परिभाषित करना है किसको, अर्धचालक को, सेमीकंडक्टर को कैसे परिभाषित करेंगे, तो बस जो बहुत माइन्यूट डिफरेंट होता है, क्या होता है, बस एनर्जी गैप जो होगा यहाँ पे इसको बस चेंज कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इस गैप को बढ़ा के हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, थोड़ा सा इसका हाइट क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होगा लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए, बस इतना ही करना है, ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इसको इरेज करेंगे और देखिए यहीं से परिभाषा सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे चेंज कर लेंगे, कौन सा, अर्धचालक।
अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से आपका काम हम आसान करने वाले हैं। यहाँ पे लिख देंगे क्या, अर्धचालक। क्या कर देंगे, अर्धचालक लिखेंगे। क्या होता है कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, लेकिन अंतर बस इतना होता है कि इसके बीच का अर्धचालक के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो चालक से क्या होता है, अधिक होता है, और अचालक से क्या होता है, कम होता है। बस इतना ही आपको जानना है। यानी अगर कोई पूछे कि अर्धचालक किसे कहते हैं तो बोलेंगे अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, और इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल चालक से अधिक एवं अचालक से कम होता है। बस इतना आप क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। देखिए यहाँ पे नोट है, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं जबकि चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, और इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होगा, चालक से अधिक एवं अचालक से कम होता है। अचालक से क्या होता है मेरे भाई, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। कितना होता है तो यहाँ पे आप नोट में करके लिख सकते हैं। क्या नोट में लिख सकते हैं, यानी कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो होगा वो कितना होगा, एनर्जी गैप का वैल्यू जो होगा वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होगा, बराबर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना होगा। इस तरह से आपने क्या किया, चालक, अचालक एवं अर्धचालक को परिभाषित कर लिया। फिर एक बार ध्यान देंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। चालक किसे कहते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरे, जिनके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके जो चालन बैंड होते हैं इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे होते हैं, और संयोजी बैंड और चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं, और इनके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है बहुत कम होता है। और आप देखिएगा कितना होता है, तो आपको हमने दिखाया था 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर उसके बाद से हमने परिभाषित किया किसको, अचालक को। अचालक को कैसे परिभाषित किया गया, तो बोले लिखे हैं आप कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः क्या होते हैं, भरे होते हैं, और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, और इन दोनों के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो क्या कहलाते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, वो किस श्रेणी में आ जाएंगे, अचालक की श्रेणी में हो जाएंगे। अचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का वैल्यू कितना होता है, एनर्जी गैप का वैल्यू जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या होता है, अधिक होता है। फिर उसके पास अभी आप लिखे हैं अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, लेकिन इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो चालक से क्या होता है, अधिक होता है, और अचालक से क्या होता है, कम होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक को क्या कर लिया, परिभाषित कर लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप एकदम अच्छे से याद करेंगे और इसको कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ध्यान देंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग नोट किए थे वो नेक्स्ट क्वेश्चन था एन टाइप
एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक एवं पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक एवं पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? समझते हैं। एन टाइप और एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक एवं पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर लिखिए, अंतर लिखिए। क्या कीजिए? अंतर लिखिए। ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसको आपको क्या करना होगा? अच्छे से देखना होगा। ये हम लोग का क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में आपको क्या बताना है? अंतर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जानना होगा कि पहले क्वेश्चन जो होगा कि ये जो अर्धचालक, इसमें टर्मिनोलॉजी में बार बार आ रहा है। अर्धचालक किसे कहते हैं? तभी आपने देखा कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बंध पूर्णतः भरे होते हैं और चालन बंध पूर्णतः रिक्त होते हैं और इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल चालक से अधिक होता है और अचालक से कम होता है। ये आपने देखा। लेकिन अब आप देखिए, इसमें जो अर्धचालक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? अर्धचालक जो होते हैं, रेड वाला मार्क करता हूं, अर्धचालक जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। तो अर्धचालक जो होंगे वो दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार। पहला जो होता है क्या होता है? निज अर्धचालक। क्या होता है? निज अर्धचालक। और दूसरा होता है जो बाह्य अर्धचालक। कौन अर्धचालक? बाह्य अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा, बाह्य अर्धचालक। अब आपके दिमाग में होगा सर कि निज अर्धचालक किसे कहते हैं? तो निज अर्धचालक बाबू वे पदार्थ होते हैं, निज अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिली होती है, यानी उसमें अशुद्धि जो होगी वो एकदम शुद्ध होगा। वे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होगी उसको हम बोलते हैं निज अर्धचालक, जिसमें कोई अशुद्धि क्या हो? न मिला हो। और इस अर्धचालक की जो चालकता होगी वो बहुत ही क्या होगी मेरे भाई? बहुत ही कम होगी। निज अर्धचालक क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। और मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, और इनमें जो इनकी जो चालकता होती है बहुत क्या होती है? कम होती है। यानी अर्धचालक दो प्रकार का होता है, एक होता है निज अर्धचालक, एक होता है बाह्य अर्धचालक। अब निज अर्धचालक क्या होते हैं? वो जो एकदम शुद्ध होते हैं, उसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है और उसकी चालकता बहुत कम होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि निज अर्धचालक किसे कहते हैं, बोलेंगे वे अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है और उसकी चालकता बहुत कम होती है, तो ऐसे अर्धचालक को हम बोलते हैं निज अर्धचालक। अब देखिएगा बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? बाह्य अर्धचालक जो होता है ना मेरे भाई, वो ध्यान दीजिएगा, बाह्य अर्धचालक का निर्माण हम कैसे करते हैं? तो बाह्य अर्धचालक को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? निज अर्धचालक लेते हैं। निज अर्धचालक में क्या होता है? निज अर्धचालक में जो होगा उसमें हम क्या करेंगे? 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य की अल्प मात्रा उसमें क्या करेंगे? मिलाएंगे। जब अपद्रव्य की अल्प मात्रा को मिलाएंगे और वो जाके अपद्रव्य जो होगा वो निज अर्धचालक के साथ मिलेगा, तो उस अर्धचालक की चालकता धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जो बन के तैयार जो अर्धचालक होगा उसको हम बोलेंगे बाह्य अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे?
ये बाह्य अर्धचालक की चालकता को बढ़ाना है तो अपद्रव्य की अल्प मात्रा को अपने हिसाब से उसमें क्या करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। जैसे जैसे हम अपद्रव्य की अल्प मात्रा को मिलाएंगे, और कब तक मिलाएंगे, जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगा, जितनी हमको उस अर्धचालक की चालकता को क्या करना है, बढ़ाना है, उस हिसाब से हम उसमें 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को क्या करेंगे, मिलाएंगे। उसमें क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, उसमें 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिला करके इसकी चालकता को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब ये जो बाह्य अर्धचालक जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है कौन होता है, एन टाइप अर्धचालक। कौन अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। और एक होता है पी टाइप अर्धचालक। कौन टाइप चालक, पी टाइप अर्धचालक। ये जो बाह्य अर्धचालक जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है एन टाइप अर्धचालक और एक होता है पी टाइप अर्धचालक। निज अर्धचालक जो होता है वो शुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध अर्धचालक होता है, पहला बात। दूसरा बात, इसमें शुद्ध अर्धचालक होता है और इसकी चालकता जो होती है, चालकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है, कम होती है। और निज अर्धचालक को हम जब लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, 3 संयोजकता, कितना संयोजकता, 3 संयोजकता या 5 संयोजकता, 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को इसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब हम 3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं तो इस अर्धचालक की चालकता धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो ऐसे अर्धचालक को हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। अब जो बाह्य अर्धचालक होता है मेरे भाई, मेनली 2 टाइप्स होता है। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और सेकेंड होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इसको आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो होगा इसको ध्यान से देखेंगे। तो आपने देख लिया कि अर्धचालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निज अर्धचालक, दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक में कोई अशुद्धि नहीं होती, वो एकदम शुद्ध होता है और उसमें हम उसकी चालकता बहुत कम होती है। निज अर्धचालक को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे जैसे उसमें अपद्रव्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं, यानी कि वह जो अपद्रव्य की अल्प मात्रा जो होती है वो जा करके शुद्ध अर्धचालक में मिलती है और उस अर्धचालक की चालकता को क्या करती है, बढ़ाती है। और जितना हमको चालकता को बढ़ाना होता है उतनी चालकता को हम बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से जो बन के अर्धचालक तैयार होता है वो होता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक एन टाइप अर्धचालक और एक क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, एन टाइप अर्धचालक एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर क्या कीजिए, लिखिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक बार आप अपने नॉलेज के लिए कहीं साइड पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक को नोट करने से पहले आपको क्या करना होगा कि चलिए पहले हम लोग एन टाइप अर्धचालक को क्या करेंगे, नोट करेंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा मेरे भाई, बिना फिगर का तो काम होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है, इसको आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे एन टाइप अर्धचालक। कौन अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस फिगर को आप क्या करेंगे, पहले आप फिगर बनाइए, ठीक है। फिगर को क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग ध्यान देंगे एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम करते क्या है मेरे भाई, कि जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम कैसे बनाएंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि निज अर्धचालक में, अभी हमने आपको बताया कि बाह्य अर्धचालक जब हम बनाते हैं तो उसमें या तो 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं या तो 5 संयोजकता वाला। अब अगर 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य क्या करते हैं, मिलाते हैं
किसमें? निज अर्धचालक में। तब कौन सा अर्धचालक बनेगा? यदि 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं तब कौन सा अर्धचालक बनेगा? मेरे प्यारे भाइयों, आप इसको ध्यान देंगे क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला है कि हर एक टॉपिक का हम लोग क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। एकदम आराम से देखिए और इसको अच्छे से समझिए और उसके बाद से आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा उस क्वेश्चन को आप स्किप करके नहीं आएंगे, जरूर कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा आप नोट करके ही आएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज तक आपने नहीं पढ़ा है तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद से आपको अगला वीडियो देखने को नहीं मन करेगा। इसी वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या करते हैं? एन टाइप अर्धचालक को बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? जब हम निज अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, निज अर्धचालक में जर्मेनियम होता है और क्या होता है? सिलिकॉन होता है, जिसकी चालकता क्या होती है? 4 होती है, संयोजकता 4 होती है। अब हम क्या करते हैं? जब हम निज अर्धचालक सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य, देखिएगा कितना संयोजकता वाला अपद्रव्य? 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है? 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य के 5 इलेक्ट्रॉन इस निज अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जो उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन में से किसके? तो अपद्रव्य के जो 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला रहे हैं तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ये जो होते हैं अपद्रव्य के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ, निज अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन अपद्रव्य का 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो क्रिस्टल में क्या रह जाता है? फ्री रह जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार देखिए, आप अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? निज अर्धचालक लेते हैं। क्या लेते हैं? निज अर्धचालक, जिसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं? 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य को मिला देते हैं। कितने संयोजकता वाले? 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं। इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और एक यहाँ पे हमने नोट कर दिया 5। 4 संयोजकता वाले अपद्रव्य के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 1, सारे के पास 4 4 होगा। नोट कर दिया हमने। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? नोट हो गया। अब क्या होगा कि ये जो 5 संयोजकता वाला द्रव्य के 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो सहसंयोजक बंध बना लेंगे। देखते रहिए, दोनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लिए। लेकिन आपको ए इलेक्ट्रॉन जो है, अपद्रव्य परमाणु का ए इलेक्ट्रॉन जो है वो सहसंयोजक बंध नहीं बना पा रहा है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सहसंयोजक बंध बना नहीं पा रहा है, यानी ये क्रिस्टल में मुक्त अवस्था में होता है, जिसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह क्रिस्टल में घूमते रहता है। क्या करते रहता है? आवेश वाहक का कार्य करता है। और जो क्या होता है, इसका जो आवेश होता है या इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो इस प्रकार से जो अपद्रव्य को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो जो अर्धचालक बन के तैयार होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हम क्या करेंगे? निज अर्धचालक शुद्ध अथवा जर्मेनियम में हम क्या करेंगे? 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाएंगे, तब 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य के 4 इलेक्ट्रॉन निज अर्धचालक के 1-1 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन ये अपद्रव्य का 1 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो सहसंयोजक बंध नहीं बना पाएगा, जो क्रिस्टल में क्या रहेगा? मुक्त रहेगा। ये जो क्रिस्टल में एकदम क्या रहेगा? फ्री अवस्था में रहेगा, जिसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? आवेश वाहक का काम करता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? ऋणावेशित होती है। इस प्रकार से जो अर्धचालक बन के तैयार होता है उसको हम बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको कैसे आप नोट करेंगे इसको आपको ध्यान देना है। जैसे क्या होगा, इसको नोट कैसे करेंगे? तो आप लिख सकते हैं क्या? जब निज अर्धचालक या जब
निज अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में, जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं तो अपद्रव्य परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन निज अर्धचालक के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेता है। क्या कर लेता है? बना लेता है। सहसंयोजक बंध बना लेता है। जबकि अपद्रव्य परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है। सहसंयोजक बंध क्या कर पाता है? नहीं बना पाता है। जो क्रिस्टल में आवेश वाहक का कार्य करता है। जो क्रिस्टल में आवेश वाहक का कार्य करता है। जो क्रिस्टल में आवेश वाहक का कार्य करता है जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? इसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। इसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। इसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। इस प्रकार से अपद्रव्य की मात्रा मिलाकर अर्धचालक की चालकता को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। आपको ध्यान देना होगा। क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा जो इस फिगर में हो रहा है वही चीज़ हमने लिखा है। क्या लिखा है? जब हम निज अर्धचालक
शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य को क्या करते हैं, अल्पद्रव्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं। तो ये अपद्रव्य के कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन निज अर्धचालक के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि अपद्रव्य परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, ये जो अपद्रव्य परमाणु उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 4 तो सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता, उसी को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है, जो क्रिस्टल में आवेश वाहक का कार्य करता है, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसकी जो प्रकृति ऋणावेशित होती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपद्रव्य में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य की अल्प मात्रा को मिलाते हैं। अभी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, फिर मिलाएंगे, एक और बढ़ेगा, फिर मिलाते रहेंगे, आप मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रिस्टल में बढ़ेगी, जिससे क्रिस्टल की चालकता भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो बन के जो अर्धचालक तैयार होगा उसको हम बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको अब आपको ध्यान देना होगा। आइए इसको आप एक बार अच्छे से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको अच्छे से एक बार नोट कर चुके होंगे। अब देखिए, अब हम लोग का अगला टॉपिक है क्या, पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, आपको बस थोड़ा सा देखना होगा ध्यान से, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान देना है, बहुत आसान है क्वेश्चन, बस आसानी से देखेंगे आपका काम हो जाएगा। फिगर यही होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग अभी करते हैं, देखिए क्या होता है। ए हो जाएगा, बस यहाँ से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पी टाइप, तो यहाँ एन के जगह हम क्या लिख देंगे, पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में हम क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं। कितने संयोजकता वाले अपद्रव्य को, 3। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 3, और रिक्त स्थान रह जाता है, इसी को हम बोलते हैं कोटर। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसको ध्यान दीजिए, ये आपका पी टाइप अर्धचालक का क्या है, फिगर है। पी टाइप अर्धचालक में मेरे भाई क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो पी टाइप अर्धचालक में हम करते क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी निज अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं। कितने संयोजकता वाले भाई, 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं। अब कहेंगे सर 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य कौन कौन सा होता है, तो 3 संयोजकता वाला जो अपद्रव्य होता है मेरे भाई, वो होता है एल्युमिनियम और बोरॉन। क्या होता है, एल्युमिनियम और बोरॉन, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। जब हम क्या करते हैं, निज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं, तो होता क्या है, जो अपद्रव्य की अल्प मात्रा को मिलाते हैं, तो अपद्रव्य के 3 इलेक्ट्रॉन निज अर्धचालक के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। जबकि जो शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिएगा, ए इलेक्ट्रॉन निज जो अपद्रव्य परमाणु मिला रहे हैं उसके साथ सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है। इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से तो कर लिया, यहाँ पर इसको ये जो इलेक्ट्रॉन है निज अर्धचालक का, वो यहाँ इससे सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है, यानी कि यहाँ पे एक रिक्त स्थान रह जाता है। इसी रिक्त स्थान को हम बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं भैया, कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटर। कोटर का काम क्या होता है, कोटर भी क्रिस्टल में घूमते रहता है। कैसे घूमता है, तो हम क्या करते हैं, जो बन के तैयार होता है, इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में लगाते हैं। जो ही इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में लगाते हैं, तो क्या होता है, किसी अन्य परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन उठ करके आता है, और यहाँ पे जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या कर देता है, भर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है, लेकिन जिस परमाणु के पास से इलेक्ट्रॉन उठ के आया रहता है मेरे भाई, अब उस स्थान पे एक क्या रह जाता है,
रिक्त स्थान फिर अब वहां पे उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको वैद्युत क्षेत्र में ले जाकर रखेंगे, यहाँ पे कोई परमाणु स्थित है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया और इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लिया। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो उठ के आया तब यहाँ पे एक रिक्त स्थान बन जाएगा। फिर अब क्या होगा, फिर किसी अन्य परमाणु से अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तब फिर यहाँ पे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर गया, यहाँ पे जो रिक्त स्थान तो रिक्त स्थान भर गया, लेकिन अब जहाँ से आया वहाँ पे रिक्त स्थान फिर बन जाएगा। इस तरह से क्रिस्टल में क्या होता रहेगा, जो कोटर होंगे वो रिक्त स्थान बनता रहे, कहीं से फिर आके भरेगा, फिर वो अब जहाँ से आएगा वहाँ पे रिक्त स्थान रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, इस रिक्त स्थान को भर दिया, तब यहाँ पे रिक्त स्थान रह गया। फिर यहाँ से रिक्त स्थान रह गया तो यहाँ से कोई परमाणु आके भर दिया तो यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया। फिर यहाँ पे कोई परमाणु है, इसको भर दिया तो यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया। फिर यहाँ पे कोई परमाणु है, यहाँ से आके इसको भर दिया, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया। इस तरह से कोटर भी क्रिस्टल में क्या करते रहेंगे, गति करते रहेंगे। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति जो होती है वो धनावेशित होती है। कोटर जो चलते हैं मेरे भाई वो इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में चलते हैं। कोटर के जो चलने की दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। इस प्रकार से जो अर्धचालक बन के तैयार होता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पी टाइप अर्धचालक। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान दीजिएगा, इस बहुत आसान डेफिनेशन है, इसको ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, फिगर से समझेंगे आपका काम बन जाएगा, नहीं समझेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पे एकदम बारीकी से ध्यान देंगे। क्या करते हैं, जब हम निज अर्धचालक में मेरे भाई निज अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को, कितने संयोजकता वाले अपद्रव्य को, 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को क्या करते हैं, मिलाते हैं। जब 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को हम मिलाते हैं तो क्या होता है, 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निज अर्धचालक के एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन फिगर में देख रहे हैं इसके साथ क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बना लेगा। जबकि इस निज अर्धचालक का एक इलेक्ट्रॉन इससे सहसंयोजक बंध बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्रिस्टल में एक रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, रह जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेता, लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल में क्या रह गया, रिक्त स्थान। ऐसी रिक्त स्थान को मेरे भाई हम बोलते हैं क्या, कोटर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, कोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटर। अब जब ये बन के तैयार होता है, इस क्रिस्टल को हम किसी वैद्युत क्षेत्र से लगाते हैं तो कहीं से किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन उठ के आके इस रिक्त स्थान को भर देता है, लेकिन जिस परमाणु के पास से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर रिक्त स्थान को भरता है उस परमाणु के पास एक रिक्त स्थान रह जाता है। फिर किसी अन्य परमाणु से उस स्थान पे आके इलेक्ट्रॉन को भरता है, इलेक्ट्रॉन आके उस स्थान को भरेगा तो फिर उस परमाणु के पास एक रिक्त स्थान रह जाएगा। इस तरह से ये जो कोटर होंगे वो क्रिस्टल में क्या करते रहेंगे, गति करते रहेंगे, आवेश वाहक का कार्य करते रहेंगे। और इसकी जो प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, धनावेशित होती है। कोटर जो चलते हैं वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में चलते हैं। इस प्रकार से जो बन के अर्धचालक तैयार होता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे नोट करेंगे, तो इसको नोट करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे जब किसी निज अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, अथवा क्या, सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं, अल्प मात्रा क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो जब इसमें 3
की अल्प मात्रा क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है, तो अपद्रव्य परमाणु के तीनों इलेक्ट्रॉन निज अर्धचालक के एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बना लेता है। क्या कर लेता है, सहसंयोजक बंध क्या कर लेता है, बना लेता है। सहसंयोजक बंध क्या करता है, बना लेता है। और क्रिस्टल में जबकि निज अर्धचालक का एक इलेक्ट्रॉन अपद्रव्य परमाणु के, जबकि निज अर्धचालक का एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है, नहीं बना पाता है, जिससे अपद्रव्य परमाणु के निकट एक रिक्त स्थान रह जाता है। उस रिक्त स्थान को कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। जब इसे वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, किसको लाते हैं, तो जो बन के तैयार हुआ क्रिस्टल को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो क्या कहाँ लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो किसी अन्य परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उस रिक्त स्थान को जाकर भर देता है, रिक्त स्थान को जाके भर देता है। लेकिन उस परमाणु के पास रिक्त स्थान रह जाता है। इस प्रकार से कोटर भी ध्यान देंगे, कोटर भी क्रिस्टल में गति करते रहते हैं। इनकी प्रकृति, इनकी गति की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होता है। एक कोटर धनावेशित प्रकृति के होते हैं,
प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार से बने अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ध्यान देंगे मेरे भाई, एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसको क्या कर लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब इसमें क्या क्वेश्चन है, अब ध्यान देंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको ध्यान देना होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और ज्वाइन था, क्या ज्वाइन था, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें ज्वाइन था आपका क्या, तो इसमें ज्वाइंट था एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर। बहुत छोटे में लिखेंगे, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लेंगे एन टाइप अर्धचालक, यहाँ पे नोट कर लेंगे पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में क्या अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर होता है, तो अभी आपने देखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पहला डिफरेंस होगा 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाएंगे। कितना संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाएंगे, 5 संयोजकता वाला। पी टाइप अर्धचालक में हम क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं। दूसरा अंतर, एन टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। एन टाइप अर्धचालक में जो होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, ऋणावेशित होती है। और पी टाइप अर्धचालक में जो क्या होते हैं, जो पी टाइप अर्धचालक में कोटर होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है, आवेश की प्रकृति धनावेशित होती है। और एन टाइप अर्धचालक में कौन कौन सा पदार्थ मिलाएंगे, तो आर्सेनिक और एंटीमनी क्या कर देंगे, 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य के है, आर्सेनिक और एंटीमनी एग्जाम्पल में नोट कर लेंगे। और 3 संयोजकता में इसमें जो मिलाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो क्या हो जाएगा, तो बोरॉन और एल्युमिनियम एग्जाम्पल में हो जाएगा। बेसिकली 4 अंतर आपके लिए बहुत क्या होगा, ज़्यादा। और भी नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है, क्लास नहीं है, हमको एग्जाम के व्यू से भी देखना है, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए थोड़ा समय कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को शॉर्ट कर रहा हूँ मेरे भाइयों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है एन टाइप में, इसमें 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। कितना संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। अपद्रव्य की अल्प मात्रा मिलाते हैं। दूसरा अंतर जो होगा, दूसरा अंतर क्या होगा, इसमें एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसमें आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं, आवेश वाहक का कार्य कोटर करते हैं। क्या करते हैं, कोटर करते हैं। तीसरा अंतर आप ये लिख लेंगे,
कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जो होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं, ऋणावेशित प्रकृति के होते हैं। इसमें लिख लेंगे कोटर धनावेशित प्रकृति के होते हैं, धनावेशित प्रकृति के होते हैं, धनावेशित प्रकृति के होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत गति करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और चौथा अंतर जो हो जाएगा आप मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, चौथा अंतर जो लिख लेंगे, जो 5 संयोजकता वाला द्रव्य मिलाते हैं वो क्या होता है, आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य होते हैं उदाहरण में जो आप मिलाते हैं आर्सेनिक और एंटीमनी। और यहाँ पे उदाहरण में लिख लीजिएगा, क्या लिख लेंगे उदाहरण में, यहाँ पे एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा बोरॉन और एल्यूमिनियम। बोरॉन और क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस आप 3 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है। अगर पूछता है एन टाइप अर्धचालक में, तो एन टाइप अर्धचालक में हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, 3 पी टाइप में हम क्या करते हैं, 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं। सुनिएगा, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। जब किसी हम निज अर्धचालक में हम करते क्या हैं, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य को मिलाते हैं, तब 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य के एक इलेक्ट्रॉन निज अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, बस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेता है। जबकि अपद्रव्य का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निज अर्धचालक के साथ सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है, वो क्रिस्टल में क्या रह जाता है, मुक्त रह जाता है, जो आवेशवाहक का कार्य करता है। ठीक है, और इसकी जो मुक्त, उसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी प्रकृति जो होती है ऋणावेशित होती है, और इस प्रकार से बने अर्धचालक को हम बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, जब किसी निज अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य की अल्प मात्रा को हम मिलाते हैं, तो होता क्या है, जब हम अल्प मात्रा को उसमें मिला देते हैं तो अपद्रव्य के 3 इलेक्ट्रॉन निज अर्धचालक के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर के सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। लेकिन निज अर्धचालक का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपद्रव्य के एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सहसंयोजक बंध नहीं बना पाता है, जिससे अपद्रव्य के निकट एक रिक्त स्थान रह जाता है। उस रिक्त स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। यह जो होता है, अब एक जो क्रिस्टल बन के तैयार हुआ, उस क्रिस्टल को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाके लगाते हैं, तो कहीं से क्या होता है, किसी अन्य परमाणु से वहां पे इलेक्ट्रॉन आके उस रिक्त स्थान को भर देता है। यहाँ पे तो रिक्त स्थान भर गया, लेकिन जहां जिस परमाणु से वो कोटर इलेक्ट्रॉन चला है वहां पर रिक्त स्थान आ जाता है। फिर किसी अन्य स्थान से उस रिक्त स्थान को बढ़ता है, तो फिर जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन मूव किया वहां पे रिक्त स्थान आ जाता है। इस प्रकार से क्रिस्टल में कोटर भी क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इनकी जो गति होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। कोटर जो होते हैं वो धनावेशित आवेश के होते हैं। इस प्रकार से जो अर्धचालक बन के तैयार होता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। इन दोनों में अंतर क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में, तो एन टाइप अर्धचालक में हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, पी टाइप अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य मुक्त
कोटर करते हैं। एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी प्रकृति जो होती है ऋणावेशित होती है। पी टाइप अर्धचालक में जो कोटर होते हैं उनकी जो प्रकृति जो होती है वो धनावेशित होती है। एन टाइप अर्धचालक में जो 5 संयोजकता वाला द्रव्य मिलाते हैं वो कौन सा तत्व होता है, तो आर्सेनिक होता है, वो एंटीमनी होता है। और पी टाइप अर्धचालक में जो मिलाते हैं बोरॉन और एल्युमिनियम होता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप क्या कर लेंगे, एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है अब, और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में इसमें अर्ध तरंग या तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन क्या है, छपने ही वाला है। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सेट में देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में जरूर दिख जाएगा। हाफ रेक्टिफायर या फुल रेक्टिफायर आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे दृष्टिकारी किसे कहते हैं। दृष्टिकारी का मतलब होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का यूज क्या होता है, रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ये जो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, एसी को किसमें चेंज करते हैं, डीसी में चेंज करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसको आपको क्या करना है, समझना है। सबसे पहले इस फिगर को देखिए। फिगर देखने के बाद आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अपचयी ट्रांसफार्मर लेते हैं। अपचयी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को हम जोड़ देते हैं। इस अपचयी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ देते हैं। जबकि इस अपचयी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली यस से हम क्या करते हैं, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को द्वितीयक कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। जबकि पीएन संधि डायोड का एन सिरा लोड प्रतिरोध के प्रथम सिरे सी से और लोड प्रतिरोध आरएल का दूसरा सिरा डी जो होता है द्वितीयक कुंडली के बी सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसके बीच में एक लोड प्रतिरोध आरएल लगा देते हैं जिसमें हम निर्गत वोल्टेज क्या करते हैं मेरे भाई, प्राप्त करते हैं। ये आपका रहा फिगर। फिर एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम एक अपचयी ट्रांसफार्मर लेते हैं। अपचयी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जोड़ देते हैं। जबकि द्वितीयक कुंडली यस है अपचयी ट्रांसफार्मर का, द्वितीयक कुंडली यस से हम क्या करते हैं, पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को द्वितीयक कुंडली के ए सिरे से जोड़ देते हैं। जबकि एन क्षेत्र को, ये जो पीएन संधि डायोड का यन क्षेत्र है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, डायोड को हम क्या करते हैं, लोड प्रतिरोध के प्रथम सिरे सी से और लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा डी जो होता है वो द्वितीयक कुंडली के बी सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। और यहाँ पे लोड प्रतिरोध आरएल में हम निर्गत वोल्टेज को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं कि निर्गत वोल्टेज क्या हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा इसका कंस्ट्रक्शन। अभी काम कैसे करता है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, इसको पहले इसका इस स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ से आप नोट करेंगे सर्वप्रथम अपचयी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ लेते हैं। जबकि द्वितीयक कुंडली एस के ए सिरे से पी क्षेत्र को सिरे से
संधि डायोड के पी क्षेत्र को जोड़ लेते हैं और n क्षेत्र को किसको n क्षेत्र को लोड प्रतिरोध RL के प्रथम सिरे C से तथा C से कामा लोड प्रतिरोध RL का दूसरा सिरा D द्वितीयक कुंडली के B सिरे से जोड़ देते हैं और लोड प्रतिरोध RL में निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं। निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको ध्यान देना होगा, जो यहाँ पे हमने किया है, सबसे पहले अपचयी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ दिया है। द्वितीयक कुंडली जो है वो द्वितीयक कुंडली को क्या किया गया, द्वितीयक कुंडली के ए सिरे और बी सिरे में दोनों सिरे जो है तो ए सिरे को संधि डायोड के पी क्षेत्र से जोड़ दिया गया है, जबकि एन क्षेत्र को जो है वो लोड प्रतिरोध RL के ए सिरे से और लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा डी जो है द्वितीयक कुंडली के बी सिरे से क्या हो गया है, जुड़ गया है। और इसके अंदर एक निर्गत वोल्टेज को हम लोग क्या कर लिए हैं, ये लोड प्रतिरोध RL में हम क्या करेंगे, इनमें जब धारा प्रवाहित करेंगे कितना वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से रेट कर लेंगे। अब मेरे भाई देखिएगा, ये तो रहा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना है, इसकी रचना, ये रचना हो गई एक तरह से, मान लीजिए इसका रचना ये हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब क्रियाविधि ये कैसे काम करेगा, क्रियाविधि यानी वर्किंग कैसे करेगा, वर्किंग क्या होगा इसका, देखिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है कि हमको ये ध्यान देना होगा कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मेरे भाई ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है, कौन, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जब एसी करंट मूव करता है तो ये जैसे आप देखो ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में मूव करता है, श्रृंग और गर्त के रूप में मूव करता है, वैसे ही एसी करंट भी चलता है। ऊपर के साइड चलता है तो पॉजिटिव होता है, नीचे के साइड मूवमेंट होता है तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या करता है, मूव करता है। देखिएगा, ये एसी करंट इस तरह से मूव करता है, लेकिन यहाँ पे हाफ रेक्टिफायर, यहाँ पे इसका आधा सर्कल में तो करंट पास हो रहा है, करंट दिख रहा है, लेकिन आधा साइकिल में करंट नहीं दिख रहा है, यानी आधा चक्कर में तो करंट दिख रहा है लेकिन आधा चक्कर में करंट नहीं दिख रहा है, फिर आधे चक्कर में करंट दिख रहा है, आधे चक्कर में करंट नहीं दिख रहा है, इसमें शो नहीं हो रहा है। ये इवेंट कैसे हो रहा है, इस फिगर से इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम, ध्यान दीजिएगा, जब हम ये प्राथमिक कुंडली से निवेशी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जोड़ते हैं, प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। अब क्या होता है कि द्वितीय कुंडली का ए सिरा जो होगा वो बी के सापेक्ष जब धनात्मक होगा, बी के सापेक्ष क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जब ए बी सिरा पी, ये जो ए सिरा है वो बी के सापेक्ष धनात्मक होगा और ए सिरा जुड़ गया बैटरी के पी
पी क्षेत्र से और लोड प्रतिरोध से होते हुए बी सिरा जुड़ गया बैटरी के ऋण सिरे से। तो उस स्थिति में जो डायोड होगा वो अग्राभिनत में होगा। किस अभिनत में होगा? अग्राभिनत में होगा। और जब डायोड अग्राभिनत में होगा तो डायोड में क्या होगा? तो उससे धारा प्रवाहित होगी और निर्गत वोल्टेज में आपको धारा दिखेगा। ठीक है, जबकि क्या होता है, अब देखिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यहां से ध्यान दीजिएगा कि जब है संधि डायोड का पी क्षेत्र जो होगा, पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ेगा और यन क्षेत्र जो होगा वो ऋण सिरे से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? ऋण सिरे से। जब P जुड़ जाएगा प्लस से और N जुड़ेगा माइनस से, यानी कहने का मतलब अगर इसको बोले P क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव से, यानी P से और N से जुड़ेगा तो उस समय जो होगा ये PN संधि डायोड अग्राभिनत में होगा और धारा उसमें से क्या होगा? प्रवाहित होगा। मेरे भाई पल इसको एक बार अच्छे से आप क्या करिए, नोट करिए, फिर हम आपको समझा स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद से मैं आपको समझा रहा हूं, राइट। चलिए मेरे भाई ध्यान देंगे। अब इस जगह नहीं होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन आप थोड़ा समझिए, पहले थोड़ा समझते हैं, ध्यान दीजिए। अब ये क्या होगा, ये प्लस माइनस का झोल क्या है? मान लीजिए कि पी क्षेत्र है, ए पीएन संधि डायोड। अभी आगे इस टॉपिक है, ए पी क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गया? एन क्षेत्र हो गया। इसको जब हम बैटरी से ला के क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो जब भाई N जुड़ गया नेगेटिव से, P जुड़ गया पॉजिटिव से, तो ये डायोड जो होगा वो अग्राभिनत में होगा। किस अभिनत में होगा? अग्राभिनत में होगा। और जब अग्राभिनत में होगा तो इसमें से धारा बहेगा। यही ध्यान दीजिएगा, यदि ये P क्षेत्र PN संधि डायोड है, P क्षेत्र है और N क्षेत्र है, इसको हम क्या करेंगे? किसी बैटरी से लाके अब क्या करेंगे? N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। N क्षेत्र को धन सिरे से और P क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ देंगे तो मेरे भाई क्या होगा? तो ये डायोड जो होगा, डायोड वो पश्च अभिनत में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ये किस अभिनत में हो? डायोड पश्च अभिनत में होगा और इस कंडीशन में धारा नहीं बहेगा। धारा का प्रवाह क्या होगा? नहीं होगा। धारा का प्रवाह नहीं होगा। मेरे भाई धारा का प्रवाह कब होगा? याद रखिएगा मेरे भाई, जब P क्षेत्र जुटेगा बैटरी के ऋण सिरे से, धन सिरे से और N क्षेत्र जुड़ेगा बैटरी के ऋण सिरे से, यानी ये पॉजिटिव है, क्या है? नेगेटिव। तो एक ट्रिक बनाया गया है, P क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और N क्षेत्र बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, तभी ये PN संधि डायोड जो होगा मेरे भाई वो अग्राभिनत में होगा। अब यहाँ पे देखिएगा PN संधि डायोड जो है वो किससे जुड़ गया है? ऋण से जुड़ा हुआ है और ये किससे जुड़ा हुआ है? धन से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। N जब पॉजिटिव से और P जब नेगेटिव से, जस्ट उसका उल्टा, उस कंडीशन में जो डायोड होगा वो क्या होगा? पश्च अभिनत में होगा और परिपथ से कोई, इसमें डायोड से कोई धारा नहीं बहेगी मेरे भाई। इसी बात को यहाँ पे आपको क्या करना है? समझना है। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब क्या होगा? फिर एक बार समझिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए इस पे हम थोड़ा सा आपको फोर्स कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जब हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को हम प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं और जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली में भी धारा बहने लगती है। अब क्या होगा? द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष अगर धनात्मक हो गया, क्या हो गया? धनात्मक, तो ये धनात्मक जुड़ गया P क्षेत्र से और B सिरा क्या हो गया? ऋणात्मक। अब B ऋणात्मक सिरा जुड़ गया किससे? लोड प्रतिरोध होते हुए N से। तो जब अभी बोला गया है, जब पॉजिटिव टर्मिनल P से जुड़ा, ये धनात्मक हो गया, A पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव जुड़ गया P से, अब B निगेटिव हो गया, निगेटिव जुड़ गया N से। उस समय जो डायोड होगा, ये डायोड जो होगा वो अग्राभिनत में होगा और अग्राभिनत में होगा तो परिपथ में धारा बहेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक के सापेक्ष बी के सापेक्ष, जिससे ए सिरा जुड़ गया बैटरी के पी क्षेत्र से और बी सिरा जुड़ गया बैटरी के एन क्षेत्र से। अब क्या होगा? तो उस स्थिति में डायोड अग्राभिनत में होगा और उसमें धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह होगा तो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको धारा दिख रहा है।
फिर पुनः शेष आधे चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा के शेष आधे चक्र में, यानी इस आधे चक्र में क्या होगा, तब से इस आधे चक्र में क्या होगा, द्वितीय कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक और बी सिरा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। जब बी सिरा धनात्मक हो जाएगा तो हाई देख रहे हैं आप, बी सिरा क्या हो गया, धनात्मक हो गया और ए सिरा ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक जुड़ गया किससे, पी से, और धनात्मक जुड़ गया किससे, एन से। उस कंडीशन में अभी हमने आपको बोला है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़िएगा, नेगेटिव को एन पी क्षेत्र को पॉजिटिव से, एन क्षेत्र को नेगेटिव से, तभी वो अब जो डायोड होगा अग्रमिनत में होगा और तभी उससे धारा बहेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अब बी सिरा पॉजिटिव हो गया, ए सिरा नेगेटिव हो गया, तो ए सिरा जब नेगेटिव, बी सिरा पॉजिटिव, ए सिरा नेगेटिव, ए नेगेटिव जुड़ गया पी से, अब पॉजिटिव जुड़ जाएगा अब एन से। इस स्थिति में जो डायोड होगा वो पश्च अभिनत में हो जाएगा। अब पश्च अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए इस आधा साइकिल में जो है आपको करंट बहता हुआ नहीं दिख रहा है। पुनः से फिर आधे अगला साइकिल में फिर आधे चक्र में क्या होगा, पुनः आधे चक्र में फिर आई क्या होगा, द्वितीय कुंडली का बी सिरा, जो बी सिरा जो द्वितीय कुंडली का ए सिरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बी सिरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। फिर ए जुड़ गया ए वाला पॉजिटिव पी से और नेगेटिव वाला जुड़ गया एन से। डायोड अगर अवनत में होगा, धारा इसमें क्या होगा, बहेगा। फिर क्या होगा, फिर शेष आधे चक्र में क्या होगा, तो बी जो होगा ए के सापेक्ष बी धनात्मक हो जाएगा, अब ए ऋणात्मक हो जाएगा। फिर ऋण जुड़ गया पी से, धन जुड़ गया एन से, फिर डायोड किस अभिनत में हो जाएगा, पश्च अभिनत में हो जाएगा। फिर ए आधा साइकिल में धारा नहीं बहेगा। इस तरह से आपने देखा। अब इसको लिखेंगे कैसे मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली में द्वितीय कुंडली का ए सिरा, प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है। बी के सापेक्ष यानी बी के सापेक्ष ये धनात्मक थे, यानी बी ऋणात्मक, बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है और ए सिरा पी क्षेत्र से जुड़ जाता है, जबकि बी सिरा डायोड के एन क्षेत्र से, बी सिरा डायोड के एन क्षेत्र से जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, जुड़ जाता है जिससे डायोड अग्र अभिनत में होता है, अग्र अभिनत में होता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा के शेष आधे चक्र में, धारा के शेष आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का
द्वितीयक कुंडली का बी सिरा, द्वितीयक कुंडली का बी सिरा, द्वितीयक कुंडली का बी सिरा धनात्मक एवं ए सिरा ऋणात्मक हो जाता है, ए सिरा ऋणात्मक हो जाता है, ए सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे बी सिरा या नक्षत्र से और ए सिरा पी क्षेत्र से जुड़ जाता है। तो इस स्थिति में डायोड पश्च अभिनत में होता है, पश्च अभिनत में होता है जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यही क्रम आगे भी जारी रहता है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। यानी कि इस तरह से आपने देख लिया, जब ए सिरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बी सिरा नेगेटिव, तो ए पी से जुड़ गया, पी क्या जुड़ गया, बी जुड़ गया किससे, माइनस से। डायोड अगर अभिनत में धारा बहेगा प्रथम आधे चक्र में। फिर शेष आधे चक्र में क्या होगा, अब ए नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव वाला जुड़ गया एन से, नेगेटिव वाला जुड़ गया पी से। इस स्थिति में डायोड किस अभिनत में हो जाएगा, पश्च अभिनत में हो जाएगा, उससे धारा नहीं बहेगा। यानी एक ग्राफ सो रहा है। फिर एक चक्कर शेष, फिर अगले चक्कर में जब चलेगा प्रत्यावर्ती धारा, तब फिर प्रथम आधे चक्र में डायोड अगर अभिनत में होगा उसमें धारा बहेगा। फिर जब बी सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, ए सिरा नेगेटिव हो जाएगा, तो धारा नहीं बहेगा। इस तरह से ये जो हाफ रेक्टिफायर जो होता है इसी प्रकार से क्या करता है, वर्क करता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो हमने नोट किया है इसे फिगर से नोट किया, अपने मन से नोट नहीं किया है, बस फिगर को हमने ऑब्जर्व किया, कैसे क्या हो रहा है इसको हमने इसमें देख करके हमने क्या कर दिया, नोट कर दिया। मेरे विद्यार्थियों, इसको एक बार आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। आइए मेरे प्यारे मित्रों, अब उसमें अर्ध तरंग दृष्टिकारी को तो आपने समझ लिया। अब इसमें हम देखेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को कैसे हम क्या करेंगे, ये कैसे वर्किंग करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से देखिए। इसमें क्या करते हैं, पहले इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन है उसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, एक अपचयी ट्रांसफार्मर लेते हैं। अपचयी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ देते हैं, जबकि द्वितीयक कुंडली में हम क्या करते हैं, द्वितीयक कुंडली के ए और बी सिरे को दोनों डायोड, इसमें दो डायोड यूज करते हैं, डायोड D1 और डायोड D2। यानी द्वितीयक कुंडली के ए और बी सिरे को दोनों डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जबकि डायोड D1 व D2 के एन क्षेत्र को आपस में जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, जो ए प्राथमिक कुंडली के सिरे ए और बी है इसका मध्य बिंदु टी लेते हैं, और इधर से जो पीछे जोड़े हुए हैं एन क्षेत्र को उसका मध्य बिंदु एम लेते हैं, और उसके बीच में एक लोड प्रतिरोध आरएल क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसमें हमको निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा आपको हार्ड नहीं है, एकदम आसानी से लिखेंगे। क्या करेंगे, सर्वप्रथम अपचयी ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को वोल्टेज को जोड़ देते हैं और द्वितीयक कुंडली यस के ए और बी सिरे से डायोड D1 व D2 को P क्षेत्र से जोड़ लेते हैं जबकि दोनों डायोड के N क्षेत्र को डायोड के N क्षेत्र को आपस में जोड़ लेते हैं। N क्षेत्र के मध्य बिंदु मध्य बिंदु M और ए व बी सिरे के मध्य बिंदु T के बीच एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यही आपका जो होगा क्रियाविधि हो गया। क्या हो गया? क्रियाविधि। अब इसका वर्किंग क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो गया? क्रियाविधि हो गया। एकदम आराम से देखिए, बहुत हार्ड नहीं है। जो यहाँ पे किया गया वही चीज़ को हमने क्या किया है? नोट किया है। सबसे पहले आप चाहिए ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली P से निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जोड़ देते हैं। जोड़ दिया। द्वितीयक कुंडली लिखा है, द्वितीयक कुंडली यस के A और B सिरे से, यानी A और B सिरे से डायोड D1 और D2 के किस क्षेत्र को? P क्षेत्र को क्या कर देते हैं? P1 और P क्षेत्र को जोड़ देते हैं। जबकि दोनों डायोड D1 का N क्षेत्र, डायोड D2 के N क्षेत्र को हम क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं। दोनों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ लेते हैं। और N क्षेत्र के मध्य बिंदु, यानी N क्षेत्र इधर आ रहा है, इसका मध्य बिंदु ये क्या हो गया? M। और AB सिरे के मध्य बिंदु है, AB सिरा का मध्य बिंदु जो T है, T के बीच में एक लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं, जिसमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। क्या किया? निर्गत वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। ये रहा आपका कहानी। इसके बाद से क्रियाविधि नहीं, ये रचना है, कंस्ट्रक्शन है। ये क्या हो गया? रचना। इसका रचना हो गया। अब देखेंगे यहाँ से इसका वर्किंग कैसे ये काम करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे। देखिए क्रियाविधि में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जब हम प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रेरण द्वारा जो होता है द्वितीयक कुंडली का
द्वितीय कुंडली का सिरा ए और बी जो होता है, इसमें क्या होता है, क्या इवेंट देखने को मिलता है, जब धारा प्रवाहित होता है तो द्वितीय कुंडली का ए सिरा टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है और बी सिरा टी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है। जिससे होता क्या है, ए सिरा धनात्मक हो गया तो ए सिरा जुड़ गया पी से और बी सिरा माइनस बी सिरा ऋणात्मक हो गया, ए जुड़ गया किससे, पी से। तो जब माइनस पी से जुड़ेगा तो ई डायोड पश्च अभिनत में हो जाएगा और जब प्लस पी से जुड़ेगा तो ई डायोड अग्र अभिनत में हो जाएगा। यानी डायोड D1 क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत में हो जाएगा और डायोड D2 किस अभिनत में हो जाएगा, पश्च अभिनत में हो जाएगा। जिससे डायोड D1 से तो धारा बहेगा लेकिन डायोड D2 से धारा नहीं बहेगा। यानी कि यहाँ पे प्रथम आधे चक्र में यहाँ पे आपने देखा कि डायोड D1 के द्वारा क्या हो रहा है, धारा बह रहा है, जबकि D2 के द्वारा धारा नहीं बह रहा है। प्रत्यावर्ती धारा के शेष आधे चक्र में होता क्या है, T के सापेक्ष ए सिरा ऋणात्मक और बी सिरा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। जब बी सिरा धनात्मक हो जाता है तब बी जुड़ गया आप किससे, बैटरी के डायोड D2 के पी क्षेत्र से, और ऋण सिरा ए सिरा का जो ऋण हुआ है, ऋणात्मक हुआ है, वो जुड़ गया D1 डायोड D1 के पी क्षेत्र से। इस स्थिति में अब डायोड D1 जो हो गया वो पश्च अभिनत में हो गया और डायोड D2 जो हो गया वो अग्र अभिनत में हो गया। यानी अब डायोड D2 से धारा बहेगा लेकिन डायोड D1 से धारा नहीं बहेगा। यानी D2 से धारा एक डायोड से धारा आपको इसमें देखने को मिल रहा है। एक अगर अग्र अभिनत में है तो एक पश्च अभिनत में जरूर दिख जा रहा है, यानी किसी न किसी से धारा बह रहा है। पुनः जो होता है प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में फिर ए सिरा धनात्मक बी सिरा ऋणात्मक, फिर क्या हो गया, आई पी से जुड़ गया, आई ओ पी से जुड़ गया, तो माइनस जब पी से जुड़ेगा तो पश्च अभिनत में हो जाएगा और प्लस पी से जुड़ेगा तो ई अग्र अभिनत में हो जाएगा। अग्र अभिनत में हो जाएगा तो डायोड D1 से धारा बहेगा, डायोड D2 से धारा नहीं बहेगा। ये आपको देखने को मिल रहा है। पुनः क्या होगा, शेष आधे चक्र में क्या होगा, ये जो T के सापेक्ष ए सिरा ऋणात्मक हो गया, ए सिरा क्या हो गया ऋणात्मक और बी सिरा क्या हो गया धनात्मक हो गया। अब ये जो बी सिरा धनात्मक हुआ है वो डायोड D2 के पी क्षेत्र से जुड़ गया और ए सिरा ऋणात्मक हुआ है डायोड D1 के किससे, पी क्षेत्र से जुड़ गया। इस तरह से डायोड पश्च अभिनत में हो गया, डायोड D2 अग्र अभिनत में हो गया। अब डायोड D2 से धारा बहेगा, डायोड D1 से धारा नहीं बहेगा। यही इसका क्या है, वर्किंग है। आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं और यहीं पे हम क्या करते हैं, इसके वर्किंग को क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। एकदम इस क्वेश्चन को देखते रहिए, एकदम आसानी से आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या किए हैं, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान देना है। इसको एक बार अच्छे से क्लीन करते हैं, देखिएगा ये थोड़ा सा ये रहा आपका, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि को देखेंगे, क्या है क्रियाविधि, क्रियाविधि एकदम आराम से देखिए क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम आधे चक्र में, आधे चक्र में द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली का ए सिरा T के सापेक्ष धनात्मक, T के सापेक्ष धनात्मक एवं बी सिरा T के सापेक्ष, बी सिरा T के सापेक्ष ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो उस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिनत में, जबकि डायोड D2 अग्र अभिनत में होगा, अग्र अभिनत में होगा और उससे
धारा, उससे धारा प्रवाहित होगी, जबकि डायोड D2 पश्च अभिनत में होगा तो उससे धारा नहीं बहेगी। प्रत्यावर्ती धारा के शेष आधे चक्र में किस चक्र में? शेष आधे चक्र में द्वितीयक कुंडली का ए सिरा, ए सिरा T के सापेक्ष किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष ऋणात्मक एवं B सिरा T के सापेक्ष धनात्मक होगा। T के सापेक्ष क्या होगा? धनात्मक होगा, जिससे डायोड D1 पश्च अभिनत में एवं डायोड D2 अग्र अभिनत में होगा, जिससे D2 डायोड में धारा बहेगा, लेकिन D1 में नहीं बहेगा। यही क्रम आगे भी जारी रहता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ध्यान देंगे, ये आपका क्या रहा? वर्किंग रहा। इसको आपको क्या करना होगा मेरे भाई? ध्यान देना होगा। फिर एक बार देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, द्वितीयक कुंडली जो होता है, द्वितीयक कुंडली का ए सिरा T के सापेक्ष धनात्मक, ए क्या हो जाएगा? धनात्मक, और बी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो धनात्मक जब जुड़ गया P से और ऋणात्मक यहाँ पे जुड़ गया P से, तो जब हाई P ऋणात्मक P से जुड़ेगा तो हाई पश्च अभिनत में हो जाएगा, हाई किस अभिनत में हो जाएगा? अग्र अभिनत में हो जाएगा। तो इससे धारा बहेगा, इससे धारा नहीं बहेगा। तो इसमें क्या होगा? डायोड D1 से धारा बहेगा, तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है। डायोड D2 से नहीं बहा है, कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे? शेष आधे चक्र में T के सापेक्ष A ऋणात्मक हो गया, B वाला क्या हो गया? धनात्मक हो गया। अब A वाला जुड़ गया प्लस से, A वाला जुड़ गया माइनस से। अब डायोड D1 जो हो गया ये पश्च अभिनत में हो गया, और डायोड D2 अब अग्र अभिनत में हो गया। तो डायोड D2 से अब क्या होगा? धारा बहेगा, डायोड D1 से धारा नहीं बहेगा, लेकिन दोनों में से किसी न किसी डायोड से धारा क्या होगा मेरे भाई? बहेगा। इस तरह से यही क्रम आगे भी क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। इसको आप अच्छे से एक बार क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। ओके, आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं? पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में कैसे होगा? पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? पीएन संधि किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? पीएन संधि। ध्यान देंगे, पीएन संधि किसे कहते हैं? तो जब हम पी टाइप क्रिस्टल को किसी विशेष विधि के द्वारा एन टाइप क्रिस्टल के साथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जहाँ पे जो जुड़ता है, जहाँ पे दोनों का संयोजन होता है, उस संयोजन वाले बिंदु को ही हम पीएन संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए है आपका पी क्षेत्र और ए है आपका एन क्षेत्र।
ये क्या है, यन क्षेत्र। इसको किसी विशेष विधि के द्वारा हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। ये पी क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गया, यन क्षेत्र हो गया। अब ये दोनों का जो जुड़ाव वाला, जो संयोजन वाला बिंदु हो गया, इसी को हम बोलते हैं पीयन संधि। क्या बोलते हैं, पीयन संधि। तो पीयन संधि को आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, एकदम आसानी से देखिए। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, किसी विशेष विधि के पी क्षेत्र क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा n क्षेत्र क्रिस्टल के साथ, n क्षेत्र यहाँ कर लेंगे, जब P क्षेत्र क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा n क्षेत्र क्रिस्टल के साथ जोड़ा जाता है, के साथ संयोजन किया जाता है, जहाँ पर दोनों क्षेत्र जुड़ते हैं, वही पीयन संधि कहलाता है। वह संधि पीयन संधि कहलाता है। पीयन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, पीयन संधि कहलाता है। ये किताबी भाषा नहीं, एकदम अपने मन से जैसे होता है उससे हमने क्या कर दिया है, नोट कर दिया। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यानी जब पी क्षेत्र क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन क्षेत्र क्रिस्टल के साथ संयोजन किया जाता है, जहां पर दोनों क्षेत्र, देखिए पी क्षेत्र हो गया और ये एन क्षेत्र हो गया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये जो संयोजन वाला बिंदु है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पीयन संधि बोलेंगे। अब पीयन संधि में धारा का प्रवाह, पीयन संधि में धारा का प्रवाह, पीयन संधि में धारा का प्रवाह। तो पीयन संधि में धारा का प्रवाह दो प्रकार से होता है। पीयन संधि में धारा का प्रवाह दो स्थिति में होता है, अग्र अभिनत में कैसे धारा का प्रवाह होगा, और पश्च अभिनत में क्या होगा। अग्र अभिनत में क्या होगा, पश्च अभिनत में क्या होगा, धारा बहेगा कि नहीं बहेगा, इसको आपको जानना है। पीयन संधि में क्या है मेरे भाई, धारा का प्रवाह। पीयन संधि में धारा का प्रवाह, पहला हेडिंग डाले, पीयन संधि में धारा का प्रवाह दो स्थिति में, एगो अग्र अभिनत होगा, एगो पश्च अभिनत में। दोनों स्थिति में किस स्थिति में धारा बहेगा, किस स्थिति में धारा नहीं बहेगा, और पीयन संधि को हम बैटरी से किस प्रकार से जोड़ेंगे कि वह अग्र अभिनत में होगा और किस स्थिति में वो पश्च अभिनत में होगा। अब आइए, अब ध्यान देते हैं, अगर सपोज दैट अगर हम बात करें अग्र अभिनत की, तो फिगर 1 देखिए। फिगर 1 में क्या करते हैं, जब किसी हम डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, एन को किससे जोड़ते हैं, ऋण से, और पी को जोड़ते हैं धन से, तो उस स्थिति में जो डायोड होता है वो अग्र अभिनत में होता है और इसमें डायोड में धारा प्रवाहित होती है। यही आपको लिखना है, लिख देंगे। जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में डायोड अग्र अभिनत में होता है, पहले भी बता चुके हैं, अग्र अभिनत में होता है और परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। परिपथ में धारा का प्रवाह
डायोड अग्र अभिनत में होता है, उस स्थिति होता है और परिपथ में धारा का प्रवाह होता है, परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, यही बात आपको जानना है। ठीक है, अगर अब पश्च अभिनत की बात होगी तो पश्च अभिनत में क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। अब पश्च अभिनत की बात आएगी तो ये जो आप इवेंट लिखा जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है, जैसा कि चित्र ए में प्रदर्शित है, ध्यान दीजिएगा चित्र ए में क्या है, प्रदर्शित है, आपको ध्यान देना होगा मेरे भाई। अब अगर पश्च अभिनत की बात आएगा, पश्च अभिनत में धारा बहेगा कि नहीं बहेगा, इसको आपको ध्यान देना होगा। पश्च अभिनत में कब होगा डायोड, डायोड पश्च अभिनत में कब होगा, धारा कब बहेगा कि नहीं बहेगा, क्या होगा, तो क्या होगा, तो जब डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में डायोड पश्च अभिनत में होता है, पश्च अभिनत में होता है। अब पता हो गया कब पश्च अभिनत में होगा। अब ये देखेंगे धारा बहेगा कि नहीं बहेगा, तो इस स्थिति में परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होगा। यही बात आपको इतना क्या करना है, जानना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको भी एक बार अच्छे से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस चैप्टर का हमने क्या किया, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं, और ये वीडियो जो बना हुआ है मेरे भाई, इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और मेरा भी मेहनत क्या हो, सार्थक हो। जब आप देखेंगे तभी हमको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मैं रोज़ डेली वीडियो डालता हूँ और आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग का सपोर्ट मिलता है। और इसी सपोर्ट की हम आगे भी आप लोग से उम्मीद रखे हुए और इस वीडियो को हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सभी के लिए शूट कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर एक बात याद रखिएगा, आप मन से पढ़िए और पूरा दिलो जान लगा कर पढ़िए और आगामी परीक्षा में आप अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।